गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो है फ्रांस विजिट पर हैं, जो कि उनकी 7th ऑफिशियल विजिट है सिंस 2014। और यहाँ पर वो बायलैटरल समिट के अलावा जो है G7 लीडर समिट को भी जो है अटेंड करने वाले हैं। सेंट्रल थीम जो हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। दोनों साइड्स जो है वो जॉइंटली इनॉग्रेट करेंगी भारत इनोवेट्स नाइस में, जो कि एक इवेंट है जिसमें कि इंडियन कंपनीज और स्टार्टअप्स अलॉन्गसाइड फ्रेंच एंड ग्लोबल बिजनेस लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। फिर बोथ लीडर्स जो है वीवा टेक समिट पेरिस को भी अटेंड करेंगे, जो कि यूरोप का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप इवेंट है। अगर हम हिस्ट्री देखें दोनों के बीच में, 1976 में इंडिया को ग्लोबल क्रिटिसिज्म हो रहा था जब इमरजेंसी का, तब फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एग्री किया था कि वो रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट बनेंगे। और 22 ईयर्स के बाद जब वो वापस प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है लॉन्च किया। और इसके कुछ महीने बाद ही इंडिया ने पोखरन 2 न्यूक्लियर टेस्ट साइन किए थे 1998 में, और वेस्टर्न पावर्स ने सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे इंडिया पे, लेकिन फ्रांस ने नहीं किए थे। पर्सनल केमिस्ट्री अगर हम देखें, मैक्रोन और मोदी में भी एक फोर्स मल्टीप्लायर रही है रिलेशनशिप का। दिसंबर 2023 में जब यूएस प्रेसिडेंट बाइडन ने डिक्लाइन कर दिया था इंडिया का रिपब्लिक डे इन्विटेशन लास्ट मिनट पर, इंडिया ने क्वाइटली रीच किया फ्रांस को, और मैक्रोन ने उसी टाइम पर उसे एक्सेप्ट कर लिया उस इन्विटेशन को। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस में देखें हम तो रफाल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, शक्ति हेलीकॉप्टर इंजन्स, जिसमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जॉइंट प्रोडक्शन भी होता है। डिफेंस के अलावा स्पेस, जिसमें कि इसरो CNES जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे का पार्टनरशिप करते हैं सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए, और एक न्यू जॉइंट सैटेलाइट मिशन भी निकाला जा रहा है कृष्णा नाम का। फिर न्यूक्लियर एनर्जी पर भी जो है वो पार्टनरशिप है, खासकर जब इंडिया ने भी शांति एक्ट पास किया है तो न्यू डोर्स ओपन हुए हैं इंडिया और फ्रांस के न्यूक्लियर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो टेक पार्टनरशिप जो है वो न्यूएस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग पिलर है। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड वेस्टर्न पार्टनर है, क्योंकि फ्रांस का ट्रेडिशन है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का विद इन द वेस्टर्न अलायंस, जो इंडिया के नॉन अलाइनमेंट और मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं असम नागालैंड ऑयल डील। टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट असम और नागालैंड ने मिलकर एक ट्राई पार्टेड MOU साइन किया है ताकि रीस्टार्ट हो सके ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन को, जो उनके डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया पर रुका हुआ है पिछले 30 सालों से। नॉर्थ ईस्ट जो है बर्थ प्लेस है इंडिया के ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का, खासकर असम जो वन ऑफ द मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया की। और लेकिन जो एक स्ट्रेच है लैंड का अलॉन्ग दी असम नागालैंड बॉर्डर, जिसको डिस्प्यूटेड एरिया बेल्ट कहते हैं, वो एक नो गो जोन है फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पिछले 3 डेकेड से, ड्यू टू बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। ये एरिया जो है वो हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स प्रॉमिस करता है। अब जो ये MOU है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं सॉल्व कर रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल वर्किंग अरेंजमेंट दे रहा है कि जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन शुरू हो सके। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो है डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है ताकि मिनरल ऑयल की ऑपरेशन हो सकें। दोनों स्टेट्स ने एग्री किया है कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन को में ऑब्स्टेकल नहीं बनने देंगे। नागालैंड ने तो ऑयल एक्सप्लोरेशन अक्रॉस द एंटायर स्टेट भी अलाउ कर दिया है। इंडिया जो है करंटली इंपोर्ट करता है 88% अपना क्रूड ऑयल और हाफ ऑफ नेचुरल गैस। अब जब ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडिया जो है अपनी जो है वॉलेटाइल इंटरनेशनल सप्लाई राउट्स पर अपनी जो है वो रिलायंस कम कर पाएगा। तो असम जो है वहाँ पर 22% ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं इंडिया के, और 15% नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। नागालैंड में भी एक मेजर अनटैप्ड हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल है, खासकर नागा शुपेन बेल्ट में, जो कि असम अराकन बेसिन का ही पार्ट है। और जो है नागालैंड जो है वो ऑयल प्रोडक्शन लगभग 31 ईयर्स के बाद करने वाला है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क के बाद। तो इस कहा जा रहा है कि एक मॉडल बनेगा ये रिजॉल्व करने के लिए डेवलपमेंट बॉटलनेक्स जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से हो रहे हैं अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट। ऑफिशियल्स ने कहा है कि इससे सिमिलर मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग एग्रीमेंट्स अक्रॉस द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन और भी साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिकग्नाइजिंग अनपेड डोमेस्टिक लेबर। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क परफॉर्म किया जाता है होम मेकर्स द्वारा, उसकी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक वैल्यू है। कोर्ट ने फिक्स किया है मिनिमम नोशनल इनकम 30,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर होम मेकर्स, एक न्यूली क्रिएटेड कंपनसेशन हेड के तहत, जिसको नाम है लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, और डायरेक्ट किया है कि ये अमाउंट जो है वो हर 3 साल में 10% इंक्रीज़ होगा। इस रूलिंग से जो ये रूलिंग है, ये मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन डिस्प्यूट से आई है, जो एक पंजाब का डिस्प्यूट था, 2001 में डेथ हो गई थी एक किसी होम मेकर की।
तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 2.42 लाख जो है वो कंपनसेशन अवार्ड की थी 2003 में, जिसको 2024 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 8.43 लाख कर दिया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया तो इस अमाउंट को 62.78 लाख कर दिया गया है। इसमें रिकग्नाइज़ किया है कि डिसीज़ का जो हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, बट लॉस ऑफ मैटरनल केयर, स्पाउसल कंपेनियनशिप, असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स भी था। कोर्ट ने एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी है अब लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स में। होम मेकर्स को एक मिनिमम नोशनल मंथली इनकम ऑफ 30,000 जो है वो अलाउ होगी, और ये एक बेंचमार्क बन जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनपेड हाउस होल्ड लेबर को कैलकुलेट करने का, और इस अमाउंट को हर 3 साल में 10% बढ़ाया जाएगा। अब ये कंपनसेशन जो है वो अवॉर्ड की जाएगी इन एडिशन टू द प्रूवन इनकम, ठीक है। कोर्ट ने एम्फोसाइज किया कि डोमेस्टिक वर्क सपोर्ट करता है पेड वर्कफोर्स को, फंक्शनिंग ऑफ पेड वर्कफोर्स इनेबल करता है ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो रूटीन एक्टिविटीज़ जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये ट्रेडिशनली इनविजिबल रही है हमारी इकोनॉमिक कैलकुलेशंस में, लेकिन बेंच ने कहा है कि जो होम मेकर्स हैं वो नेशन बिल्डर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि कंपनसेशन क्लेम जो है वो कई सालों से पेंडिंग रहते हैं, तो ये जो है इससे पूरा डिफीट हो जाता है पर्पस मोटर व्हीकल्स एक्ट का। तो इसलिए कहा है कि कंपनसेशन अपील्स को हाई कोर्ट में 4 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ये पहला ऐसी जो है जजमेंट है जिसमें कि एक स्पेसिफिक मिनिमम मॉनिटरी फ्रेम बेंचमार्क दिया जा रहा है, फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है कंपनसेशन को फॉर अनपेड डोमेस्टिक लेबर। ये मूव हो रही है बियॉन्ड सिम्बॉलिक रिकॉग्निशन। ये रूलिंग एडवांस कर रही है जेंडर जस्टिस, और ये अलाइन कर रही है विद लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट्स ऑन इनकॉर्पोरेटिंग अनपेड केयर वर्क। स्ट्रेंथन करेगी ये लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक लेबर, एक रियलिस्टिक असेसमेंट देगी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का। लेकिन कोर्ट ने कोई एक एम्पेरिकल बेसिस नहीं बताया कि कैसे उन्होंने ये 30,000 रुपये कैलकुलेट किए हैं। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर डिबेट्स अराइज होंगी कि क्या ये रीजनली हर जगह ये वैलिड हो सकती है 30,000 की नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कैसे हों, इसकी वैल्यूएशन मेथड्स को कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वारिया एआई मॉडल। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अवतार एआई नाम की एक एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, उन्होंने वारिया एआई मॉडल बनाया है जो कि एक डिस्टिल्ड वीडियो मॉडल है। फ्रंटियर वीडियो एआई को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और रेलिवेंट बना रहा है इंडिया के यूज़र्स के लिए, और इसको इंडिया एआई मिशन से के सपोर्ट से बनाया गया है। तो एक डिस्टिलेशन टेक्निक है जिसमें कि वीडियो जनरेशन 50 स्टेप्स से कम करके सिर्फ 4 स्टेप्स में की जा रही है, और बहुत ही लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनाई जा रही है। इसमें टेक्स्ट, प्रॉम्प्ट या इमेज के थ्रू आप मॉडल बना वो जो है वीडियो बना सकते हो, और एक वीडियो क्लिप जनरेट कर देता है फिर मॉडल। तो इसमें एजुकेशन, इंडस्ट्री, गवर्नेंस सब के लिए इसमें यूजेस हैं। डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन क्या होता है कि एक मॉडल कंप्रेशन टेक्निक जिसमें कि मशीन लर्निंग की है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट स्टूडेंट मॉडल है ये, और ये जो लार्जर जो स्लोअर टीचर मॉडल है उसके आउटपुट्स को कम करके, रिडंडेंट कॉम्पिटिशन एलिमिनेट करके जो है वीडियो को जनरेट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। टॉपिक आपके सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को 127th प्लेस पर लाया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज़ करता है हर साल, और ये वर्ल्ड का लीडिंग मेजर है ग्लोबल पीसफुलनेस का। इसमें 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को रैंक किया जाता है। इसमें रशिया को लीस्ट पीसफुल कंट्री बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुपरनोवा। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टडी जो है कि इंडियन रिसर्चर्स द्वारा इसमें ऑब्जर्वेशन की गई है एक सुपरनोवा जो कि एक गैलेक्सी में डिस्कवर हुआ है 90.7 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ये हेल्प करेगा एस्ट्रोनॉमर्स को इम्प्रूव करने के लिए अपनी मेजरमेंट डिस्टेंस इन द नियर बाई यूनिवर्स को। सुपरनोवा एक कैटाक्लिस्मिक एक्सप्लोजन होता है एक मैसिव स्टार का। सुपरनोवा मतलब वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन है यूनिवर्स के, और ये एक प्राइमरी सोर्स होता है हैवी एलिमेंट्स का यूनिवर्स में। जब एक मैसिव स्टार एग्जॉस्ट कर लेता है अपने न्यूक्लियर फ्यूल को और अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता एक किसी और ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट, तो फिर वो कोलैप्स हो जाता है। और जब स्टार का कोर कोलैप्स होता है प्रोटोन्यूट्रॉन स्टार में, तो जो उसका आउटर मटेरियल है वो इनवर्ड गिरता है और बाउंस बैक करता है फ्रॉम द सरफेस, जिसकी वजह से एक पावरफुल शॉक वेव जनरेट होती है। और जब कई बार क्या होता है कि दो स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, और उनमें से कोई एक अगर वाइट ड्वार्फ है, तो वन ऑफ द अगर ये जो बाइनरी सिस्टम जब कोलाइड हो जाता है, तो वाइट ड्वार्फ जो है वही सुपरनोवा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंकर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी मद्रास में जो है उन्होंने रिलीज़ किया है वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ह्यूमन ब्रेन स्टेम का, जिसका नाम है एंकर। जिसमें मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी मॉडल 3D मैप्स और एटलसेस हैं ह्यूमन ब्रेन स्टेम के। इसमें 200 ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई और फाइबर ट्रैक्स हैं।
ये एक मल्टी मॉडल फ्रेमवर्क है जो इंटीग्रेट कर रहा है एमआरआई, हिस्टोलॉजी और डिटेल्ड कीमो आर्किटेक्चर। ये एक्ट कर रहा है एज अ नेविगेशनल मैप ऑफ द ब्रेन, जो कि अलाउ करेगा साइंटिस्ट को कि एक्सप्लोर कर सके लैंडस्केप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। ये रिवील करेगा कि कैसे डिसीजेज जो हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजी दुकान। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है ओएनडीसी के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने जो है वो डिस्कस किया है डिजी दुकान, जो एक फ्रेमवर्क है डिजिटाइज करने के लिए किराना स्टोर्स को B2B प्रोक्योरमेंट के लिए, ताकि एफिशिएंसी अक्रॉस द वैल्यू चेन जो है वो इम्प्रूव हो सके। ओएनडीसी क्या है, 2022 में लॉन्च किया गया था एक नेटवर्क बेस्ड ओपन प्रोटोकॉल जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा और डिजिटल मोनोपोलीज को कर्ब करेगा। एक तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाकर दे रहा है ये सेलर्स, बायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग प्राइस रेगुलेटर MPPA ने सीलिंग रेट्स जो है वो 2 प्लेटिनम बेस्ड कैंसर ड्रग्स के 50% से बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो NPPA क्या है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स का, 1997 में बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर। इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करता है ये प्रोविजंस ऑफ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का इन अकॉर्डेंस विद द पावर्स जो उसको मिली हैं। मॉनिटर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, आइडेंटिफाई करता है शॉर्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जूनो ऑब्जर्वेटरी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जूनो ऑब्जर्वेटरी जो है चाइना की, उसने अपने फर्स्ट रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, जिसमें कि मेजरमेंट्स हैं कि कैसे पार्टिकल्स जिनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो है इमर्ज होते हैं और अपना फ्लेवर या टाइप चेंज कर लेते हैं जैसे जैसे वो ट्रैवल करते हैं। तो जूनो क्या है, एक लार्ज अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, सिटी ऑफ काइपिंग में लोकेटेड है नियर सदर्न ग्वांगडोंग प्रोविंस ऑफ चाइना। ये प्रोडक्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का, जिसमें 74 इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम एशिया, यूरोप और अमेरिका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये लेड है बाय चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज। सेकेंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट है चाइना में आफ्टर डयाबे रिएक्टर न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। इसका गोल है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग। ठीक है, और इसका साइंटिफिक लाइफ स्पैन है लगभग 30 साल का। अब न्यूट्रिनोज क्या है, न्यूट्रिनोज जो है इनको हम घोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो लेप्टॉन फैमिली ऑफ पार्टिकल्स को बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही कम इंटरेक्शन करते हैं मैटर के साथ और इनकी डिटेक्शन इसलिए बहुत डिफिकल्ट होती है। कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है इनका, बहुत स्मॉल मास होता है और इनकी स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है। न्यूट्रिनो सिर्फ 2 ही चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, वीक फोर्स के साथ और ग्रेविटी के साथ, और ये मोस्ट कॉमन पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is foundation of India-France relations. This topic is important for international relations. PM Modi is on a visit to France. This is the 7th visit to France since 2014, and he is going to combine a bilateral summit with President Macron and G7 leaders summit in Evian, France. So the central theme of this bilateral visit is technology and innovation. Modi and Macron will also jointly inaugurate Bharat Innovates in NICE, which is an event bringing together 120 Indian companies and startups alongside French and global business leaders. Later, both leaders will attend Viva Tech Summit in Paris, which is Europe's largest technology and startup event. So, if we look at history of both sides, about the relationship of both sides, in 1976, when India faced global criticism over the emergency, French Prime Minister Jacques Chirac agreed to be the Republic Day chief guest. He returned 22 years later as president to launch the India-France strategic partnership. Months after this partnership was launched, India conducted the Pokhran 2 nuclear tests in May 1998. Western powers imposed sanctions, but France did not. And this personal chemistry between Macron and Modi has also been a force multiplier for this relationship. For example, when the US president declined the offer at the last minute to be the chief guest in December 2023 for the Republic Day parade, India quietly reached out to France and Macron accepted it immediately. So we both are participating or partnering in 4 pillars of relationship. First is the defense one, in which flagship examples include the Rafale fighter jets, Scorpion submarines, Shakti helicopter engines. And these are not just procurement deals, but they also involve technology transfer and joint production. Then in space, we have ISRO and CNES partnership, where satellite development has happened, like Meghatropics and Saral, and a new joint satellite mission called Trishna is also developing. In nuclear energy, we are also participating and partnering.
And India's Shanti Act has opened new doors for Indo-French nuclear industry collaboration. Similarly, tech partnership is the newest and fastest growing pillar. So France's tradition of strategic autonomy within the Western alliance naturally aligns with India's non-alignment policy and multi-alignment foreign policy. Okay, so therefore we are natural partners in that in this case. So the next topic is Assam Nagaland oil deal. This topic is important for economy section. Union government Assam and Nagaland have signed a tripartite MOU to restart oil and gas exploration along their disputed border area, which has been stalled for 3 decades. So Northeast is the birthplace of India's oil and gas industry. Assam in particular is one of the major oil and gas producing states of India. But a stretch of a land along the Assam-Nagaland border, known as the disputed area belt, has remained a no-go zone for oil and gas exploration for nearly 3 decades due to boundary disputes and law and order problems. This area is believed to hold promising hydrocarbon reserves, but this new MOU, it does not resolve the border dispute itself, but it creates a practical working arrangement so that oil and gas exploration can begin. It covers more than 1,000 square kilometer of the disputed border area, and therefore it sets up a coordinated framework for mineral oil exploration. And both states have agreed not to let the border dispute become an obstacle to oil exploration. Beyond the 6 already identified oil and gas fields, Nagaland has agreed to allow oil exploration across the entire state. India currently depends on imports for over 88% of its crude oil needs and about half of its natural gas. By boosting domestic production, India can reduce its reliance on such volatile international supply routes. Assam alone holds nearly 22% of India's crude oil reserves and around 15% of country's natural gas reserves. Nagaland has a major untapped hydrocarbon potential, and in the area called Naga Shupin Belt, which is part of the larger Assam Arakan Basin. He also pointed out that this would mark Nagaland's return to oil production after nearly 31 years. So, the government is seeing this MOUs as more than just an energy deal. It is being framed as a model for resolving the development bottlenecks, and this would also pave the way for similar mineral exploration and mining arrangements across the entire northeast region. So the next topic is recognizing the unpaid domestic labor. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has held that unpaid domestic work performed by homemakers is an independent economic value. So court has fixed a minimum notional income of 30,000 rupees per month for homemakers under a newly created compensation head called loss of domestic care, and this amount will be increased 10% every 3 years. So there was a case in which in 2001 regarding the death of a homemaker in Punjab, and was a motor accident claim where the compensation amount was very low. And dissatisfied with this amount, the Supreme Court has increased that amount to 62.78 lakh now. And court has introduced a distinct category called loss of domestic care, and in which the minimum notional monthly income of 30,000 rupees has been assigned. And a compensation under loss of domestic care will be awarded in addition to the proven income in cases of motor accidents. Okay. Court has emphasized that domestic work supports the functioning of the paid workforce, and therefore bench has described the homemakers as nation builders. Supreme Court noted that compensation claim often remain pending for years, which defeats the purpose of the Motor Vehicles Act. Compensation appeals should not remain pending for more than 4 years in the high courts. Okay, so why this judgment is important? Because it is establishing a minimum specific minimum monetary benchmark, and it also formally institutionalizes compensation for unpaid domestic labor. It also moves beyond the symbolic recognition towards measurable economic valuation. The ruling also advances gender justice. It also aligns with the long-standing debates on incorporating unpaid care. So, because the court has not provided any precise empirical or mathematical basis for fixing the 30,000 rupees benchmark, future debates may arise regarding regional variations, inflation adjustments, and standardization of valuation methods. So the next topic is Varia AI model. This topic is important for your science and tech section. So Avatar AI, which is an AI company, has launched this Varia AI model, which is a distilled video model built to make frontier video AI affordable. So this has been developed in support with the India AI mission. It uses a distillation technique which reduces video generation from 50 steps to just 4 steps, and up to 10 times more cost efficient. So it is having uses for both education, industry, governance, everyone. Okay,
So distilled video generation is a model compression technique from machine learning where a compact student model replicates the outputs of a larger, slower teacher model, transferring capabilities while eliminating redundant competitions. Okay. So the next topic is Global Peace Index. This topic is important for your social issues. So India has been ranked 127th in the recently released Global Peace Index 2026, which is produced by the Institute for Economics and Peace. So it is the world's leading measure of global peacefulness. It ranks 163 independent states and territories according to their level of peacefulness. So Russia has been the least peaceful country according to this index. So the next topic is supernova. This topic is important for your science and tech section. According to a study led by Indian researchers, observations of a supernova discovered in a galaxy about 90.7 million light years from Earth could help astronomers improve measurements of distances in the nearby universe. So a supernova is the name given to a cataclysmic explosion of a massive star, and supernovas are supernovae is the are one of the most violent explosions in the universe. They are also the primary source of heavy elements in the universe. So when a massive star exhausts its nuclear fuel, it can no longer support itself against the gravitational pull, and then the star's core collapses into a proto-neutron star. The outer material also falls inwards, and it bounces back from the surface, creating a powerful shock wave. So there is also a thermal runaway supernova in which the two stars orbit each other. One or both of them are a white dwarf. If the stars in one of these binary systems collide, then the white dwarf can become a supernova. So the next topic is Anchor. This topic is important for your science and tech section. IIT Madras has released the world's most detailed 3D atlas of human brainstem called Anchor. It comprises of the most comprehensive multi-model 3D maps and atlases of the human brainstem. It encompasses more than 200 brainstem nuclei and fiber tracts. It is a multi-model framework, integrated MRI, histology, and detailed chemo architecture. It acts as a navigational map of the brain which could allow scientists to explore the landscape of neural networks. It could eventually help reveal how diseases affect the different regions of the brain. Okay. So the next topic is DigiDukaan. This topic is important for our economy section. So Department for Promotion of Industry and Internal Trade in collaboration with ONDC has convened and discussed DigiDukaan, which is aimed to digitize Kirana stores for B2B procurement so as to improve the efficiency across the value chain. So what is ONDC? It was launched in 2022. It is a network based on open protocol. It envisions creating a level playing field for sellers, buyers, and service providers. Okay. So the next topic is National Pharmaceutical Pricing Authority. This topic is important for our governance section. So the drug price regulator NPPA has raised ceiling rates for two key platinum-based cancer drugs by 50% because of a surge in raw material costs for them. So this NPPA is a independent regulator for pricing of drugs. It was constituted in 1997 by the Department of Pharmaceuticals under Ministry of Chemicals. It implements and enforces the provisions of drugs price control order in accordance with the powers delegated to it. It also monitors the availability of drugs. Okay. So the next topic is Juno Observatory. This topic is important for your science and tech section. So Juno Observatory in China has published its first results, including measurements on how often particles called neutrinos from nuclear reactors change their flavor, type, or as they travel. So this is Juno is a large underground neutrino detector located near the city of Kaiping in southern Guangdong province of China. It is the product of an international collaboration involving 74 institutions from Asia, Europe, and America. It is led by a Chinese Academy of Sciences. It is second neutrino experiment in China, and its goal is to determination of neutrino mass ordering. It has a lifespan of about 30 years. So what are neutrinos? These are the ghost particles or elementary particles. They have very little interaction with the matter, and so therefore their detection becomes very difficult. They have no electrical charge, and they have a very small mass. The speed is equal to the speed of light. Neutrinos interact only with two things: gravity and weak force, and they are most common particles of the universe. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.